तो भाइयों कल ही मैंने हाल फिलहाल में देखी, आज जैसे 12 साल पहले रिलीज हुई मूवी क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन में बनी द डार्क नाइट राइजेस। द डार्क नाइट राइजेस तो एक ऐसी मूवी जो कि सुपर हिट जोनर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैटमैन मूवी है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैटमैन मूवी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिस्टोफर नोलन मूवी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिश्चियन बेल मूवी है। द डार्क नाइट राइजेस $250 मिलियन में के बजट में बनी थी, यानी कि इंडियन रुपीस में करीब 2062 करोड़, और मूवी ने $1.5 बिलियन कमाए थे, यानी 12,000 करोड़ रुपए। और बैटमैन फैंस, क्रिस्टोफर नोलन फैंस, डीसी फैंस, इवन मार्वल फैंस को भी क्रिश्चियन बेल स्टारिंग द डार्क नाइट राइजेस आइकॉनिक एक मास्टरपीस लगती है। और लगती क्या है बोल रहा हूँ मैं, बल्कि एक्चुअल में वो एक आइकॉनिक मास्टरपीस है। तो आगे हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों द डार्क नाइट राइजेस एक आयरॉनिक मास्टरपीस है। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम बैटमैन फैन नहीं हो या फिर बैटमैन से सिमिलर नहीं हो तो द डार्क नाइट राइजेस के पहले बैटमैन बिगिंस और द डार्क नाइट मूवी देखना आवश्यक है तुम्हारे लिए। लेकिन खैर द डार्क नाइट राइजेस की बात करें तो मूवी के कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसी कि द डार्क नाइट के 8 साल के बाद में कुछ ऐसी कि CIA की एक टीम बेन नाम के क्रिमिनल की तलाश में उसके साथियों को पकड़ती है। लेकिन वहाँ पे बेन के साथियों के बीच में बेस में बेन भी रहता है और इसलिए CIA को ख़त्म कर डालता है बेन, और CIA के एक काबिल प्रोफेसर को लेके भाग जाता है। वही दूसरी तरफ ब्रूस वेन जो कि द डार्क नाइट के 8 साल बाद में एकदम गोस्टेड हो चुका था, एकदम अंडरग्राउंड हो चुका था, वही उसके घर से, उसके तिजोरी से उसी वक्त उसकी माँ का नेकलेस चोरी कर लेती है सेलिना AK कैटवुमन, जो कि सिर्फ वेन की माँ का नेकलेस नहीं चोरी करते बल्कि वेन के फिंगरप्रिंट्स भी चुरा लेती है और उस फिंगरप्रिंट्स को बेचती है वेन के बिजनेस राइवल को। लेकिन सरप्राइज वेन का बिजनेस राइवल सेलिना को भी डबल क्रॉस कर लेता है, उसको धोखा दे देता है और वो फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। फिर जब जॉन ब्लेक एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो वेन को मिलता है और बताता है कि उसे पता चल गया है कि वेन ही बैटमैन है, वो बताता है कि बैटमैन के 8 साल के लिए अंडरग्राउंड होने पे कैसे गौतम में क्राइम रेट्स बढ़ चुके हैं और अब तो भाई बेन भी गौतम की तरफ बढ़ रहा है गौतम को तबाह करने के लिए। और तभी अपने अरबपति अनाथ तो फाइनली डिसाइड करते कि वो वापस से बैटमैन बनेंगे। वही दूसरी तरफ ब्रूस वेन हो जाते हैं कंगाल और खुद की सारी प्रॉपर्टी को खो देते हैं, और तब खुद की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो उनके बिजनेस पार्टनर मिरिंडा टेट नाम की एक महिला को वेन एम्पायर को सही सलामत सौंप देते हैं, और वह रेचल के बाद में खुद का दिल भी दे देता है मिरिंडा टेट को। एंड देन बैटमैन कैटवुमन के साथ में लड़ने जाता है बेन को और बेन के साथियों को, लेकिन एक्चुअल में कैटवुमन डबल क्रॉस कर देती है बैटमैन को और फिर बैटमैन को अकेले लड़ना पड़ता है बेन से। और जैसे कि बेन रासल गुल बैटमैन के मेंटर का बेस्ट स्टूडेंट रहा है, लीग ऑफ द शैडोज का बेस्ट मेंबर रहा है, तो वो बैटमैन को बुरी तरह से मारता है, बुरी तरह से पेलता है, और यहीं पे बेन का मोस्ट फेमस कोड भी हमें सुनने को मिलता है। Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it. बेन बैटमैन को मार नहीं डालता बल्कि बेन बैटमैन को मौत के कुएं में डालता है, मौत के प्रिजन पिट में डालता है, और वहाँ पे बैटमैन को पता चलता है कि बेन के बचपन की कहानी कैसी है और बेन कैसे उस प्रिजन से बच के भागा था, और बेन को प्रोटेक्ट उसके एक साथी ने किया था उस अंधेरे में, उस पिट के अंधेरे में, उस पिट ऑफ प्रिजन के अंधेरे में, और वही एक्चुअल में बेन का गार्डियन रहता है। और बेन रैसल गुल का बेटा भी है, ये भी पता चलता है बैटमैन को, और वहीं पे बेन एक्सपोज करता है दूसरी तरफ हार्वी डेंट को, जिम गॉर्डन को, बैटमैन को, और वो सिर्फ गौतम में एक्सपोज नहीं करता बल्कि गौतम को ट्रैप भी कर लेता है। और वही दूसरी तरफ मौत के डर के वजह से बैटमैन एस्केप कर जाता है प्रिजनर ऑफ पिट से। फास्ट फॉरवर्ड जब बैटमैन गौतम वापस आ जाता है तब बेन एक बॉम्ब निकाल लेता है, गौतम को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका रिमोट किसी को दे देता है, और भाई जब बैटमैन गौतम वापस आता है तब वो गॉर्डन और ब्लेक को बचाता है और पूरे गौतम में बेन और बेन के लोगों के खिलाफ में युद्ध की ऐलान कर देता है, वॉर की ऐलान कर देता है। फिर फाइनल फाइट शुरू होती है और बैटमैन बेन को हराता है। लेकिन मिरिंडा टेट जो कि एक्चुअल में तालिया अल गुल थी, रसल गुल की एक्चुअल वाली बेटी, मतलब रियल वाली बेटी, वो ब्रूस वेन को धोखा दे देती है, बैटमैन को धोखा दे देती है और बताती है कि वो एक्चुअल में थी जो कि प्रिजन ऑफ पिट से भागी थी और बेन उसका प्रोटेक्ट था पिट में, और वो ब्रूस वेन को बर्बाद करने के लिए मिरिंडा टेट बन के ब्रूस वेन के साथ में बिजनेस कर रही थी। और वह वेन उसके प्यार में भी पड़ गया था रेचल की डेथ के बाद में डार्क नाइट राइजेस में। लेकिन इसके बावजूद भी वो बैटमैन को डबल क्रॉस करती है और रसल अल गुल उसके बाप की मौत का बदला लेना डिसाइड करती है, और बॉम्ब का रिमोट जैसे उसके पास रहता है वो उस रिमोट को प्रेस करती है और गौतम के पास सिर्फ 11 मिनट बाकी रहते हैं खुद को बचाने के लिए। और भाई आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि कैसी किस्मत है यार वेन की। पहले रेचल ने को लव किया और रेचल ने हार्वी डेंट को चूज कर लिया और ब्रूस वेन को धोखा दे दिया। फिर जब तालिया अल गुल को पसंद किया तो भाई तालिया अल गुल ने भी उसको डबल क्रॉस कर दिया, उसको धोखा दे दिया। कैटवुमन ने भी इसको 2 बार डबल क्रॉस किया है, लेकिन भाई एंड में कैटवुमन ने उसका साथ दिया, लेकिन उसके पहले तो 2 बार धोखा दे ही दिया था। एनीवेज द डार्क नाइट राइजेस में एंड में होता है एज यू मस्ट नो, बैटमैन अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है और सारे विलन्स को हरा देता है
और गौतम को बचा लेता है, खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करके उस बॉम्ब को दूर लेके जाता है और फोड़ देता है। एंड देन बैटमैन की डेथ के बाद में वेन फाउंडेशन का पैसा वेन ऑर्फनेज में बदल जाता है। एड जॉन ब्लेक के रॉबिन राइजिंग के सीन के साथ में मूवी खत्म हो जाती है। और देखो ये कहानी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है, जनरली आयरॉनिक वे में आयरॉनिक है, एकदम मास्टरपीस मटेरियल स्टोरी लाइन है। एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि तुम्हें शुरुआत से लेकर मूवी के एंड तक इंगेज रखती है। और सिर्फ स्टोरी लाइन अच्छा होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि मूवी के लिए उससे अच्छी स्टोरी लाइन को अच्छे वे में एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसको नरेट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छे वे में नरेट करना वे मोर इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट तुम और मैं सोचते हैं, और वह उससे भी 2 गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे एंटरटेनिंग बनाना, इंगेजिंग बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। क्योंकि अगर स्टोरी लाइन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर स्टोरी पढ़ने और सुनने के लिए मज़ा नहीं आए, इंटरेस्टिंग नहीं आए, मतलब एकदम जो हार्डकोर मज़ा रहता है ना वो ना मिले ना, तो स्टोरी लाइन को कितना भी बेटर पे बेटर क्यों ना बना लो, सब कुछ वो आ ही चाहता है। मगर स्टोरी लाइन को बेटर पे बेटर बनाने से ही तो भाई वो इंटरटेनिंग, इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग बनती है। बाद में भाई अपनी क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है, जिसकी वजह से द डार्क नाइट राइजेस इतनी सक्सेसफुल मूवी बनी। नोलन की डायरेक्टरी ऐसी थी कि अगर तुमने बहुत बुक्स पढ़ी होंगी तो द डार्क नाइट राइजेस भी एक बुक की तरह ही दिखती है, एक बुक की तरह ही लगती है, जो कि एक इंटरेस्टिंग, एक एंटरटेनिंग वे में रहती है। लेकिन अपना IQ बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, और लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा मिलता है और मज़े से पढ़ने लगते हैं हम लोग। मूवी को देखना ही नहीं बल्कि मूवी को पढ़ने लगते हैं, मज़े से पढ़ने लगते हैं, स्टडी करने लगते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे और आगे क्या होने वाला है। तो इसी चीज़ में अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन भी देता है, मिलता है हमको मूवी से। क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन मूवी को इस तरह ढलाती है कि द डार्क नाइट राइजेस एक मास्टरपीस, डेफिनेटली आयरॉनिक मास्टरपीस लगती है। और वह क्रिस्टोफर नोलन की A1 डायरेक्शन को कंपनी देता है द डार्क नाइट राइजेस में सभी एक्टर्स की वर्ल्ड क्लास एक्टिंग। सबसे पहले क्रिश्चियन बेल एज बैटमैन, एज ब्रूस वेन, दोनों अच्छे तरह से बेस्ट वे में परफॉर्म करते हैं, और जो कि तीनों मूवीज़ में उन्होंने किया ही था, और शायद इसी वजह से ये मेरे फेवरेट बैटमैन है। बाकी भाई टॉम हार्डी एज बेन, मॉर्गन फ्रीमैन एज फॉक्स, गैरी ऑसबॉर्न एज गॉर्डन, लियम नियसन और किरन मर्फी का भी कैमियो अच्छा था। जोसेफ गॉर्डन एज जॉन ब्लेक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया इन्होंने अपनी एक्टिंग से। बाकी मैरिन कोलैंड की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी मूवी के अंदर। एना कैथवे एज कैटवुमन अच्छी लगी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इतना। काफ़ी अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा, लेकिन एना कैथवे एज कैटवुमन की एक्टिंग बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ओवररेटेड लगी। उनकी सुंदरता ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है मूवी के अंदर उनकी एक्टिंग से ज़्यादा। वैसे ज़ोई क्रावित्ज एज कैटवुमन द बैटमैन मूवी में ज़्यादा अच्छी लगी तो मुझे एज कैटवुमन। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव एक्टिंग मुझे द डार्क नाइट राइजेस के अंदर लगी टॉम हार्डी की एज बेन। मतलब बंदे ने आधा मुंह छुपा के रखा था पूरी मूवी के बारे में, मतलब सिर्फ एक ही सीन के अंदर उनका पूरा मुंह देखा था, लेकिन भाई आधा मुंह छुपाने के बावजूद भी नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग कर बैठता है बंदा। और भाई बाकी अगर तुमने द डार्क नाइट मूवी देखी होंगी तो तुमने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा दोनों मूवीज़ को, द डार्क नाइट मूवी को और द डार्क नाइट राइजेस मूवी को, तो भाई तुम्हें ये ज़रूर मिलेगा, पता चलेगा कि द डार्क नाइट में जो एक्सपेक्ट यूज़ किया गया है वही सेम एस्पेक्ट द डार्क नाइट राइजेस में भी यूज़ किया गया है। इसी वे में द डार्क नाइट राइजेस भी द डार्क नाइट मूवी की तरह ही सक्सेसफुल बनती है। सबसे भाई लोग एट दिस पॉइंट 4 बड़े रीजंस मिले जिसकी वजह से द डार्क नाइट राइजेस इतनी सक्सेसफुल आयरॉनिक मास्टरपीस मूवी बनी। सबसे पहले नंबर 1 स्टोरी लाइन। मूवी की स्टोरी लाइन मूवी को वे मोर बेटर तरीके से बेटर बनाती है, इंगेजिंग बनाती है, एंटरटेनिंग बनाती है। नंबर 2 पे डायरेक्शन। शायद सब मिस्टर नोलन जान चुके अच्छे तरीके से कि कैसे एक बैटमैन मूवी को सक्सेसफुल बनाना है उनके वे में, और जो कि वो बनाते भी है द डार्क नाइट राइजेस को। एंड देन नंबर 3 पे एक्टिंग। द डार्क नाइट राइजेस में सिर्फ A लिस्ट एक्टर्स ही नहीं है बल्कि उनकी A लिस्ट एक्टिंग भी हमें देखने को मिली है, उनकी A लिस्ट एक्टिंग पीक हो जाती है एकदम। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 4 पे रिफ्लेक्शन। डार्क नाइट मूवी की एकदम टोटल रिफ्लेक्शन लगती है द डार्क नाइट राइजेस। द डार्क नाइट मूवी के लिए जो सारी चीज़ें काम करती है वो द डार्क नाइट राइजेस के लिए भी काम कर जाती है। तो ये थे मेन 4 रीजन जिसकी वजह से द डार्क नाइट राइजेस इतनी सक्सेसफुल मूवी बनी, एकदम आयरॉनिक मास्टरपीस बनी। डेफिनेटली आइकॉनिक मूवी तो है ही, आयरॉनिक और आइकॉनिक दोनों है। वैसे मेरा सबसे फेवरेट सीन है द डार्क नाइट राइजेस में जब बैटमैन एस्केप करता है पिट से। भाई इस सीन में वेन उसके मौत के डर के मदद से, गौतम के खत्म हो जाने के डर के मदद से, रैसल गुल के डर के मदद से कामयाब हो जाता है और पिट से एस्केप कर लेता है। वैसे तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा द डार्क नाइट राइजेस से, ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं रोहन उर्फ RG वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। चाहे पे नए होंगे तुम सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक वीडियो को दबा दो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ, जितना हो सकता है शेयर करो। बाकी मैं रोहन के RG मिलूंगा आप लोगों से किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए RG एक्सपीरियंस। बाय बाय।